हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एनसीईआरटी एसएसटी की जो सीरीज़ स्टार्ट की है आज, उसमें क्लास 7th का चैप्टर 2 है, राजा और उनके राज्य। ठीक है, क्लास 6th की ये जो एनसीईआरटी का सार है वो कंप्लीट हो गया है। आप सभी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम जो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर देंगे। ओके, तो आज चैप्टर 2 है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसटी एनसीईआरटी जो आपका सीटेट पेपर 2 है उसके लिए। देखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्टार्ट करते हैं। राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कौन सी शताब्दी के बाद? 7वीं। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो देखिए, ये मानचित्र जो दिया गया है उसमें 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक कौन कौन से राजा हुए हैं उन सभी के बारे में दिखाया गया है। देख लीजिए, कश्मीर, ठीक है, सायस, इंद्रप्रस्थ, चाहमान, कन्नौज, ठीक है, प्रयाग, बनारस, चंदल, राष्ट्रकूट। देखिए कहाँ हुए? दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट हैं। चोल देख लीजिए कहाँ पर हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देख लीजिए। कलिंग देख लीजिए कहाँ है। ये पूर्वी चालुक्य है, ये कलिंग है, ये गंगा क्षेत्र है, ये देखिए, ठीक है, ये पहाड़पुर है, ये कामरूप है, ये अनरटा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक की हैं। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चामानों यानी कि चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो आपको करना नहीं, आप बस यहाँ पर देख समझ लीजिए कौन सा जो राज्य है वो कहाँ पर था। ओके, नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जैसे जैसे 7वीं शताब्दी आई तो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते। तो ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि राजा पूरे राज्य को एक साथ नहीं संभाल सकते, जैसे कि हमारे के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्या है, राज्य स्तर पर, फिर गांव स्तर, फिर शहर स्तर, इस तरह छोटे छोटे लोगों को अपना जो सामंत है, मातहत है, उनको मान्यता दे देते। ओके, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, क्योंकि राजा जो है वो सैन्य सहायता ऐसे ही तो लेगा। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जैसे जैसे लोगों के पास सत्ता बढ़ जाती थी, ठीक है, वैसे वैसे वो अपने आप को और ऊंचे पद पर घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मान लीजिए किसी सामंत ने काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र अपने अंदर कर लिया है तो क्या है, अपने आप को उस पूरे क्षेत्र का राजा भी घोषित कर देता था। ओके, इस तरह का उदाहरण देख लेते हैं कि राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, राष्ट्रकूटों के बारे में यहाँ पर देखिए बात हो रही है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का है। दक्कन मतलब दक्षिण यहाँ पर है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। स्टार्टिंग में राष्ट्रकूट क्या थे? कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे उनके अधीनस्थ थे, उनके अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक जो अनुष्ठान है उसको किया। तो किसने किया है ये याद रखिए। राष्ट्रकूटों में जो दंतिदुर्ग एक राजा हुए, प्रधान हुए, उन्होंने अपने जो चालुक्य स्वामी थे उनकी अधीनता से इनकार कर दिया और उसको हराया। ठीक है, बिना हराया आप कैसे उससे अपनी अधीनता छुड़ा पाएंगे, है ना। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। मतलब अगर वो क्षत्रिय नहीं है, अगर कोई राजा क्षत्रिय नहीं है तो हिरण्यगर्भ नाम का जो अनुष्ठान है उसको करने के बाद भी वो क्षत्रिय बन जाएगा। तो आप समझ गए हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान है, उसकी क्या वैल्यू थी उस समय। नेक्स्ट है, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। या तो आप अनुष्ठान वगैरह करके, युद्ध करके, ठीक है, या सैन्य कौशल का इस्तेमाल करके आप अपनी जो अधीनता है वो राजाओं से छुड़ा सकते थे। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था। जो भी उनका परंपरागत ब्राह्मण का जो काम था, ठीक है, यज्ञ करना और अनुष्ठान कराना, तो उनसे उन्होंने त्याग करके उसका और शस्त्र को अपना लिया। ठीक है, क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। इसके बाद उन्होंने क्या किया,
गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र को अपनाने के बाद में कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। ये देख लीजिए जो गुफा बनी हुई है एलोरा की गुफा है। नेक्स्ट है देखिए राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में राजाओं में से कईयों ने महाराजधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इन 3 भुवनों के स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपनी सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, तो साझेदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक राजा होते हुए भी पूरे राज्य को एक साथ नहीं संभाल सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन सभी राज्यों में उत्पादों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अवसर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि जो किसान हैं, पशुपालक वगैरह हैं, उनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर आप क्या नाम देते थे इन संसाधनों को इकट्ठा करने को? लगान। ठीक है, और कभी कभी अगर व्यक्ति की जो इच्छा है वो नहीं भी है लगान लेने की, फिर भी उनसे ज़बरदस्ती उसको वसूला जाता था। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 400 कर की। तो ये देखते हैं ये क्या है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है जो चोल वंश है वो कहाँ पर शासन करता था? तमिलनाडु में। लिख लीजिएगा इसको। अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। ठीक है, वेट्टी मतलब क्या है? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरन श्रम मतलब आपसे शारीरिक श्रम के रूप में उसको लिया जा रहा है। ओके, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी भू राजस्व थे। कदमाई मतलब क्या है? भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ का पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो देख लीजिए, अगर आपका पेड़ भी है तो आप उस पर अगर चढ़ रहे हैं सीढ़ी से तो उसका भी कर आपको देना पड़ता था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है। ये याद रखिएगा, जो चोल वंश है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ओके, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर देख लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। ठीक है, पहले जितने भी पद होते थे वो वंशानुगत ही होते थे। ठीक है, तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं। वंशानुगत का मतलब क्या है कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा होगा, फिर बेटे का बेटा ही राजा होगा, तो ये वंशानुगत हो गई। तो और जो प्रभावशाली पद पर होते थे वो एक संपन्न परिवार से होते थे। ओके, सेना में भी ऐसा ही होता था। मतलब अगर कोई सेनापति है तो उसका बेटा भी सेनापति होगा, उसका बेटा फिर बेटे का बेटा भी सेनापति होगा। ओके, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो राजा क्या करता था? अपने जो संबंधी हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको ही महत्वपूर्ण पद देता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, इसको देखते हैं। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सबसे सत्य नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि प्रशस्तियों में मिलने वाला हर लेख सत्य ही हो, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें ये बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब कि राजा, कोई राजा है तो उसके यहाँ एक ब्राह्मण है जो किसी पद पर काम कर रहा है, विद्वान ब्राह्मण है, लेखक है, कवि है, तो वो क्या करता था? उस राजा की जो जीवनी है कि मतलब वो राजा कैसे अपना न्याय पालन करता है, कैसे वो अपनी प्रजा का देखभाल करता है, कितना शूरवीर है, कितने विजय किए हैं, तो कितने युद्ध लड़े हैं, तो ये सारी चीज़ों को उनकी रचना करता था। अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर कोई ब्राह्मण अपने राजा से खुश होगा तो वो उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखेगा, और अगर वो वहीं ब्राह्मण अगर राजा से दुखी होगा तो वो उसकी बुराइयों के बारे में लिखेगा। और ये जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो प्रशस्तियाँ हैं वो सदैव सत्य नहीं होती, वो ब्राह्मण और राजा के बीच के संबंधों को भी यहाँ पर दर्शाती हैं। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। अब हम बात करते हैं नागभट्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त की हम लोगों ने प्रशस्ति पढ़ी थी, ऐहोल अभिलेख जो था इलाहाबाद वाला। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रतिहार नरेश, गुर्जर प्रतिहार है ना, तो प्रतिहार नरेश कौन है? नागभट्ट हैं। और ये कहाँ के हैं? ये जो प्रशस्ति है वो कहाँ पाई गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई। ओके, इसमें क्या लिखा है कि आंध्र सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे भी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब कि जब नागभट्ट एक राजकुमार थे तो इतने क्षेत्रों के जो राजा थे वो उनके सामने धराशायी हो गए, यानी वो कितने ज़्यादा शूरवीर थे। ओके, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध थे उनको किसने हराया? तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने। ओके, याद रखिएगा, उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। तो देख सकते हैं कि जब वो एक राजकुमार थे, राजा बने भी नहीं थे, तभी उन्होंने कितने ज़्यादा क्षेत्रों को पर अपना आधिपत्य कर लिया था। ओके, तो याद रखिएगा, इनकी जो उपलब्धियां हैं नागभट्ट की वो यहाँ पर बताई गई हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। तो देखिए, ये ताम्रपत्र हैं, इन पर लिख दिया जाता था कि हाँ, आपको कौन सी भूमि कितनी दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। मतलब ये जो ताम्रपत्र हैं वो राजा ही रखता था और वो ये उसमें अंकित कर देता था, उसमें लिख देता था कि ये फला फला भूमि, ये भूमि किस ब्राह्मण को दान में दी गई है। ठीक है, इन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, इन पर राजसी मुहर भी लगी हुई है। नेक्स्ट है, भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ठीक है, ये देखिए जो ताम्रपत्र है तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि चोल राजा थे उन्होंने दी थी। हमने मिट्टी की मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी भूमि की जो सुरक्षा है वो किस तरह की है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि, बगीचे, फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, मतलब भूमि में गांव भी है। ठीक है, बावी, चबूतरे, नहर, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। मतलब उन्होंने इतना एरिया जो है वो किससे कवर किया है? कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की को चिन्हित किया, भूमि की जो सीमा है। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ। ठीक है, पूरी नहरें भी आ रही हैं, जिससे ये भूमि मिलती है कि वह इससे कर वसूल कर सकता है। मतलब कि जिस ब्राह्मण को ये भूमि उन्होंने दान में दी है वह इससे क्या कर सकता है? कर वसूल कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। कौन से कर? जो राजा के न्याय अधिकारी हैं उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर लगाए हैं, तो जिसको ये भूमि दान में दी जाती है वो इससे कर वसूलेगा। ओके, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर एक बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। मतलब कि राजा ने भूमि दान करते वक्त क्या क्या वो व्यक्ति जिसको भूमि दान में दी है वो क्या क्या कर सकता है, उसकी भी एक सूची इन्होंने यहाँ पर बनाई। ठीक है, उससे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का जो है वो निर्माण हो। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक ताम्रपत्र में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। ओके, अब बात करते हैं 12वीं शताब्दी की। तो 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। ठीक है, 12वीं शताब्दी में क्या किया गया? एक बहुत बड़ा संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कौन से समय में कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है? तो वो 12वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य में। ओके, इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर बात हो रही है कल्हड़ की। याद रखिएगा, वो एक बहुत बड़े रचनाकार और लेखक थे जिन्होंने कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा। और उन्होंने उससे वो इतिहास लिखने के लिए किन किन चीज़ों की मदद ली है? शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन पहले से। ठीक है, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अवसर
अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसीलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल्हड़ ने लिखा है कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के लिए। कौन सी भाषा में है? ये बृहद संस्कृत महाकाव्य है और 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। ओके, इतना ही पॉइंट यहाँ पर याद रखने के लिए था। धन के लिए युद्ध, आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्नौज नगर, क्योंकि उस समय ये व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है, कन्नौज से हर क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र में जाने का रास्ता था। ओके, ये उस समय की बात हो रही है। कौन सी? 12वीं शताब्दी की। ओके, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कन्नौज पर किसने अपना आधिपत्य, ये त्रिपक्षीय संघर्ष इसको कहा जाता है। त्रिपक्षीय क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था कन्नौज नगर में व्यापार के लिए, कन्नौज नगर के लिए। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो ये जैसे ही अभी हमने बताया था, ये वही है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ठीक है, शासक क्या करते हैं? देखिए, आज के समय में भी क्या है, जो प्रधानमंत्री या राजा प्रधानमंत्री या नेता बड़ा होता है, तो वो क्या करता है? मंदिरों पर, धर्म पर भी ध्यान देता है, मंदिरों पर ध्यान देता है, अस्पताल है, स्कूल है, इन सभी के बारे में वो सोचता है, बनवाता है। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे वो ये बता सकें कि हाँ, हम कितने ज़्यादा सत्ता में हैं और हमारे पास संसाधनों की भरपूर मात्रा है। ओके, इसीलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो वे मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है, तो जो दूसरा राजा आता था, वो क्या करता था? वो पहले बनाए हुए मंदिरों को तोड़ देता था, फिर अपने स्तर से वो फिर से मंदिरों का निर्माण करवाता था। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। कौन से सन में? तो याद रखिएगा, जो गजनी का महमूद है, उसने कितनी बार भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है हमला किया? 17 बार किया, 1000 से 1025 ईस्वी तक। ओके, ये सन ज़रूर याद रखिएगा। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो महमूद जो था वो मंदिरों पर अपना निशाना बनाता था मंदिरों को, क्योंकि वो धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित था, वो उसको इस्लाम ही दिख रहा था। ओके, महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी की एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने भारतीय उपमहाद्वीप से के मंदिरों को तोड़ा और वहाँ से जो धन प्राप्त किया, उससे अफगानिस्तान गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसका उपयोग किया, उस धन का। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान मतलब चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। मतलब कि पहले उनको चाहमान कहा जाता था, लेकिन अब चौहान कहा जाने लगा। ठीक है, तो वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। तो चौहानों ने क्या किया? पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण स्थापित करने की जो है कोशिश की, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो चौहानों ने किससे लड़ाई की? उन्होंने गुजरात के चालुक्यों से युद्ध किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गढ़वाल लोग थे उनसे युद्ध किया। उसके बाद उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक ने 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। जो पृथ्वीराज तृतीय थे, वो चौहान वंश से संबंधित थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी से 2 बार युद्ध किया, एक तो 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मतलब पृथ्वीराज चौहान 1191 में जीत गए थे, लेकिन दूसरे ही साल जो 1192 का युद्ध हुआ, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ है, वो कौन कौन से सन में हुआ? 1191 और 1192, जिसमें 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। ओके, तो इतना जो अभी हमने दोबारा से बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। तो यहाँ पर चोल राज के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। उरैयूर से तंजावर तक, ये क्या है? चोल वंश सत्ता में कैसे आए, ये हम यहाँ पर जानेंगे। कावेरी डेल्टा के मुठियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी।
ठीक है। जो मुट्टियार नाम के एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो पहले जो चोल थे वो क्या थे, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियार को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा जमाया। ठीक है, तो आप समझ गए कि पहले क्या हुआ, चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो विजयालय थे उन्होंने 9वीं सदी में मुटियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। कौन सा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। ओके, उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशंभु सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो उसने वहाँ पर क्या किया, किसने, चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो राजा थे विजयालय, उन्होंने वहाँ पर तंजावुर शहर और निशंभुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। देख लीजिए, ये जो पूरा क्षेत्र है ये चोल राज्य और उनके पड़ोसी राज्य हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, देख लीजिए, बनवारी है, चोल है, गंगावादी है, कोच्चि, उरेयूर, मदुराई है, काकतीय है, वेंगी है यहाँ पर। तो ये सारी जो है वो चोल और उनके पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट है, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन पल्लव के अलावा इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने गए हैं। कौन, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। याद रखिएगा, राजराज प्रथम जो है वो चोल शासक है और 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई। मतलब राजराज इतना ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली राजा था कि उसने जल सेना भी बनाकर जो कश्मीर है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका, गंगा घाटी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। ठीक है, याद रखिएगा, राजराज प्रथम जो है वो कौन है, शक्तिशाली चोल शासक है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए। देखिए, जो जल सेना वगैरह बनाई है वो राजेंद्र प्रथम ने बनाई। राजेंद्र प्रथम कौन थे, वो राजराज के पुत्र थे। ओके, राजराज के जो पुत्र थे उन्होंने जल सेना बनाई और उन्होंने ही गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो ये दो जो बड़े मंदिर हैं उन्होंने ही बनवाए हैं, राजराज ने और राजेंद्र प्रथम ने। ओके, देख लीजिए यहाँ पर ये गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर है। छत किस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, मतलब नीचे से देखिए ये चौड़ा है और फिर ये पतली होती चली गई। ठीक है, दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, ये दीवार जो है वो पत्थर को काट काट कर ही बनाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत मंदिर है ये। नेक्स्ट है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि में भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों की निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित है, मालाकार है, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। ठीक है, तो ये जो आसपास की भूमि थी उससे वो अपना उससे होने वाली उपज से ये सभी लोग अपना जो जीविकोपार्जन है, जीवन यापन है वो करते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आज भी आप लोग देखते होंगे कि मंदिर के आसपास इतनी सारी दुकानें होती हैं, खाने पीने का सामान है, ठीक है, कुछ शॉप्स होती हैं जो बच्चों के खिलौने वगैरह भी देती हैं। तो मंदिर सिर्फ मंदिर पूजा अर्चना के लिए नहीं होता, वो उन आसपास में सजने वाली दुकानों के जो लोग हैं वो उससे अपना मेन कारोबार करते हैं, मेन जीविकोपार्जन करते हैं। ओके, मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। आपने देखा होगा कि आप जब किसी मंदिर से कोई किसी भी देवी देवता की मूर्ति आपको लानी होती है तो आप मंदिर के ही आसपास उसको ढूंढते हैं। ठीक है, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे अच्छी जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो चोल साम्राज्य के समय में बनी हैं। ओके, देख लीजिए, ये एक नर्तकी की है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ठीक है, कृषि और सिंचाई उस समय कैसे होती थी वो देख लेते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए किसानों के माध्यम से संभव हुई।
मानचित्र 2 देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। तो आपको पता होगा कोई भी नदी है तो वो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है या फिर उसमें कुछ छोटी शाखाएं मिलती हैं। ओके, ये शाखाएं बार बार पानी उलाचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। आप सभी को पता होगा कि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसकी खेती मोस्टली ऐसी जगह की जाती है जहाँ पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। ठीक है, अब तो आप देख सकते हैं कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में ही फसलें उगाई जाती हैं। किसी भी मंथ आपको खेत खाली नहीं दिखेंगे, बट उस समय क्या होता था, 1 या 2 ही बार फसलों को उगाया जाता था। ओके, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। जहाँ पर पानी पास में नहीं है, नदी वगैरह, तो उसमें कृत्रिम नहरें बनाई जाती थी। ठीक है, सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे जाते थे, कुछ जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर, तालाब वगैरह बनाए जाते थे, जो कि आपको राजस्थान में दिख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चोल कांस्य प्रतिमा जिसकी सावधानी से के साथ उसे अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक छोटी चीज़ कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है। नेक्स्ट है, ये देखिए सरोवर बनाया गया। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रभाव हो सकते हैं, नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो हौज है पूरा बनाया गया तालाब में पानी के लिए। ओके, स्मरण रहे कि सिंचाई में काम की योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। भाई कोई गाँव के पास में ही तालाब या नदी सरोवर वगैरह बनाए जाएंगे तो वहाँ के लोगों की उसमें दिलचस्पी दिखाना आम बात है। ठीक है, और वो ज़रूरी भी होता है। बिना उनकी मदद के आप उनके क्षेत्र में नदी तालाब जैसे बड़ा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है, उनकी दिलचस्पी भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, ये देख लेते हैं। किसानों की बस्तियों जो उर कहलाती थी, तो किसानों की बस्तियाँ क्या कहलाती थी, उर, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह से गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूमि स्वामी को चोल राजाओं ने समान रूप से मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। तो ये जो शब्द यहाँ पर बोले जा रहे हैं ना, उर क्या है, नाडू क्या है, ठीक है, मूवेंद वेलन क्या है, अरियार क्या है, तो ये याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि मूवेंद वेलन क्या है, तो आप बता दीजिएगा ऐसा व्यक्ति जिसने 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, उसको बोला जाता है। ओके, अरियार क्या है, प्रधान है, जैसी उपाधियां दी। ठीक है, तो ये उपाधियां हैं, ये पूछी जाएंगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। उर क्या कहलाते हैं, ये सिंचित भूमि जो होती, किसानों की जो बस्तियाँ होती हैं उनको उर कहा जाता था। ठीक है, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। और गाँव के जो समूह हैं जहाँ पर सिंचित खेती होती थी उसको नाडू कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है भूमि के सुधार, वो देख लेते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लन गई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ब्रह्मदेव क्या किसको बोलते थे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुन्नमटकन्नी तो मंदिर में उपहार में दी गई भूमि को। और पल्लीचंदम ये जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो शब्द यहाँ पर हैं जो आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई हैं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर
शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के जो चिंगलगुट जिले में उत्तरमेरु के प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था? ठीक है, किसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की जो सभा थी उसका संगठन किस तरह किया जाता था। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तरमेरुर से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनमें सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इन सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। ठीक है, तो सदस्यता की योग्यता के लिए क्या करते थे, तालपत्र का एक छोटा सा बर्तन लेते थे, उसमें छोटे छोटे टिकटों को रख दिया जाता था। उसके बाद क्या करते थे, किसी छोटे लड़के से हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, एक बर्तन में, मिट्टी के एक बर्तन में तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर नाम लिखकर उसको रख दिया जाता था। फिर एक छोटे बच्चे से कहा जाता था कि वो टिकट को निकाले। अब देखिए, ये है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तरमेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे होती थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, तो ये सभा की सदस्यता के लिए है कि वो एक ऐसे व्यक्ति का भूस्वामी, ऐसी भूमि का भूस्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उसके पास अपना घर होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या था, अपना घर होना भी बहुत बड़ी बात थी। उसकी उम्र भी यहाँ पर इन्होंने निर्धारित की है कि 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 35 और 70 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वेद होते थे। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य रह चुका है 3 साल, तो उसको दोबारा उस समिति का सदस्य या किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता था। ठीक है, जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो यहाँ पर खाते जमा कराना, जैसे कि अभी नहीं जो कोई नेता वगैरह बनता है तो अपनी जितनी भी संपत्ति उसका ब्यौरा देता है, तो वो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। देखिए, अभिलेख जो है वो जो राजा हैं, जो समृद्ध पुरुष हैं, इन सब के बारे में तो बताता है, लेकिन उस समय जो साधारण मनुष्य थे जिनका जीवन कैसा था वो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, ये देखिए 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम में एक उद्धरण। तो ये याद रखिएगा, जो पेरियापुरम है जो ये तमिल कृति है और 12वीं शताब्दी से संबंधित है। ओके, इसमें देखिए क्या लिखा है कि अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या है, एक ऐसा समूह जिसमें ब्राह्मण बल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। ठीक है, एक ऐसी जाति, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल जो हैं वो प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, ठीक है, जिसमें ओछे किस्म के पेशों के लगे खेतीहर मजदूर रहते थे, मतलब जो निम्न जाति के, नीची जाति के थे। जैसे कि चमड़ी की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे मतलब जो काले होते थे, जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। आज भी देख सकते हैं आप गांव में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। मौरूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन से बने छोटे गड्ढों के छोटे सिरों वाली कुत्तियों पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी और मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़ पुलियार यानी कि पुलाया का बहुवचन को दिन में काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ें रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप समझ गए, ये याद रखिएगा 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियारपुरम है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर 2। कल आपका चैप्टर 3 आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड बहुत जल्द आपका जो हिस्ट्री का कोर्स है 7th क्लास का, उसमें 8 ही चैप्टर हैं, कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियोज़ देखिए ज़रूर और शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।